पर कंप्लीट पावर साइकिल का लेआउट दिखाया गया है। सो पावर साइकिल का ही मतलब है रैंकाइन साइकिल। स्टार्ट करते हैं हम लोग कंडेंसर से। कंडेंसर के नीचे वाटर कलेक्ट हो रहा है हॉट वेल में। हॉट वेल में कलेक्ट होने के बाद ये सक्शन जा रहा है सीपी में। सीपी जनरली 3 सीपी है, 1, 2 एंड 3। इसमें से 2 सीपी रनिंग कंडीशन में। यहाँ पर रेड जो मार्क दिखाया जा रहा है वो रनिंग कंडीशन के लिए है। ए और सी रनिंग है एंड बी स्टैंड बाय में रखा हुआ है। इन केस इमरजेंसी आएगी तो बी ऑटो स्टार्ट हो जाएगा, या ट्रिप करने पे एक सीपी के थर्ड सीपी ऑटो स्टार्ट हो जाता है। फिर कॉमन हेडर होता है। कॉमन हेडर होने के बाद वाटर को ये आगे की तरफ लेके जाता है और ले जाने के बाद रास्ते में सबसे पहले इसे जीएससी मिलता है। पूरे डिटेल में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि वाटर जो है वो हॉट वेल से किस तरह से डिएरेटर तक जा रहा है। सो हॉट वेल से वाटर स्टार्ट होता है, सीपी में जाता है। सीपी में जाने के बाद तीनों प्रेशर इंक्रीज़ करती है। सीपी का कॉमन हेडर हो गया, वहाँ से गया। वहाँ से जाने के बाद रास्ते में सीपीयू मिला, सीपीयू से जाता है या सीपीयू से बाईपास होके जाता है क्लीनिंग के लिए। उसके बाद एलपी हीटर्स में जाता है 1, 2 एंड 3। एलपी हीटर 1, 2, 3 में हीटिंग होने के बाद ये वाटर पहुंच जाती है डिएरेटर में। डिएरेटर में जाने के बाद डिजॉल्व्ड गैसेस सेपरेट होते हैं और फिर फाइनली वो फीड स्टोरेज टैंक में कलेक्ट हो जाती है, जहां से बीएफपी सक्शन लेता है। 3 बीएफपी भी होते हैं, 2 बॉयलर फीड पंप टरबाइन ड्रिवन और एक मोटर ड्रिवन होता है। टरबाइन ड्रिवन एक्सट्रैक्शन स्टीम का यूज़ कर रहा होता है और मोटर ड्रिवन इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ कर रहा होता है जो स्टैंड बाय में रहता है। जब रिक्वायरमेंट आएगी ड्रम लेवल के को मेंटेन करने की या फिर टीडीबीएफपी फेल करेगा, उस केस में एमडीबीएफपी मोटर ड्रिवन वाला बीएफपी को स्टार्ट दे देना है और उससे फिर ड्रम लेवल को हम लोग मेंटेन करते हैं या साइकिल को थ्रू आउट रन कराते हैं। सो वाटर फीड स्टोरेज टैंक से आगे की तरफ बढ़ा, बीएफपी ने सक्शन लेके बीएफपी प्रेशर क्रिएट करके आगे भेजता है। बीएफपी से निकलने के बाद ये वाटर पास करती है एचपी हीटर से। एक बाईपास लाइन भी होता है, या फिर एचपी हीटर से नॉर्मल केस में पास करेगी। वाटर हीट होते हुए आगे की तरफ जाएगी और फिर ये चली जाएगी बॉयलर के अंदर इकोनोमाइज़र कॉइल्स में। इकोनोमाइज़र कॉइल्स में हीटिंग होगी। हीटिंग के बाद ये निकल के बाहर आएगी। बाहर निकलने के बाद ये टॉप में जाएगी ड्रम में। वाटर ड्रम जो है वो हीटिंग जोन से बाहर है, ये टॉप में रखा हुआ है। यहाँ पर जाकर वाटर कलेक्ट हो जाएगी। कलेक्ट होने के बाद यहाँ सेपरेशन होगा स्टीम का और वाटर का। यहाँ पर एक सर्कुलेशन साइकिल होता है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे स्लाइड में स्टडी करेंगे। सपोज़ यहाँ सेपरेशन हो गया है, स्टीम फॉर्मेशन हो रही है, वाटर वॉल ट्यूब्स राइजर से होने के बाद आके स्टीम सेपरेशन हो जाती है। टॉप से स्टीम सेपरेट होकर बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद ये चला जाता है लो टेम्परेचर सुपर हीटर में, फिर डिविजनल सुपर हीटर में, फिर फाइनल सुपर हीटर में। इन 3 सुपर हीटर से होने के बाद स्टीम बाहर की तरफ आती है। यहाँ तीनों सुपर हीटर से होने के बाद स्टीम बाहर की तरफ आके निकल के जाती है ये एचपी टरबाइन में। एचपी टरबाइन में दोनों साइड से एंट्री होती है बैलेंसिंग के लिए। एंट्री के बाद एचपी टरबाइन के ब्लेड्स से पास करती है, रोटेट करती है और फाइनली एग्जॉस्ट बन के बाहर निकलती है। जो एग्जॉस्ट निकलती है एचपी टरबाइन के जो एग्जॉस्ट में स्टीम आ रही है वो सीआरएच कहलाती है, कोल्ड रीहीट लाइन। ये अब दोबारा से बॉयलर में आएगी रीहीटिंग के लिए। ये दोबारा से बॉयलर में आती है, रीहीटिंग कॉइल में जाती है, फिर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है और फिर रीहीट होने के बाद ये एचआरएच लाइन बन के हॉट रीहीट लाइन बन के एचआरएच हॉट रीहीट लाइन बनने के बाद ये आईपी टरबाइन में जाने के लिए रेडी हो जाती है और आईपी टरबाइन के स्टॉप वाल्व में कंट्रोल वाल्व से होते हुए दोनों साइड से बैलेंस करके बीच में जाती है। फिर आईपी टरबाइन के ब्लेड से पास करके उसे रोटेट करती है और फाइनली आईपी टरबाइन से निकलने के बाद एग्जॉस्ट स्टीम चली जाती है एलपी टरबाइन में। ये सेंटर में जाएगी एलपी टरबाइन के और जाने के बाद ये दोनों साइड एक्सपेंड करेगी और एक्सपेंड करने के बाद जो एग्जॉस्ट होगा वो निकल के डायरेक्टली कंडेंसर से कनेक्टेड होता है, जहाँ कंडेंसर में डंप हो जाता है। यहाँ पर इस डायग्राम में सिर्फ फ्लो को इंडिकेट किया गया है। एक्चुअल में एलपी टरबाइन के जस्ट नीचे ही कंडेंसर सेट किया जाता है, जहाँ डायरेक्ट स्टीम जो एग्जॉस्ट होती है वो साइड से जो भी स्टीम निकलती है, ये साइड से स्टीम जितनी भी निकलती है वो सारी कंडेंसर के अंदर डायरेक्ट जाके डंप होती है और कंडेंसर में फिर बैफल्स के थ्रू स्टीम को टर्न किया जाता है और CW वाटर कूलिंग वाटर के थ्रू उसे एनर्जी हीट को एक्सट्रैक्ट आउट करके ठंडा करके उसे वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो फाइनली हॉट वेल में कलेक्ट हो जाता है। सो ओवरऑल साइकिल जो हमारा हो गया
जो कंप्लीट पावर साइकिल लेआउट हो गया वो ये हो गया कि हॉट वेल से स्टार्ट करेंगे, हॉट वेल से सीपी सक्शन लेगा, सीपी से जीएससी में जाएगी, जीएससी ग्लैंड स्टीम कूलर है, उसके बाद सीपीयू में जाएगी जहाँ केमिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, फिर ड्रेन कूलर में आएगी जहाँ थोड़ी सी हीटिंग हो रही है, फिर एलपी हीटर 1 2 3 में जाएगी, उसके बाद डीएरेटर में, डीएरेटर से बीएफपी सक्शन लेगा और बीएफपी एचपी हीटर में जाएगा, एचपी हीटर से इकोनोमाइज़र में, इकोनोमाइज़र से ड्रम में, ड्रम में रिसर्कुलेशन होगा, एलटीएसएच कॉयल में, सुपर हीटर कॉयल्स में सारे जाने के बाद ये एचपी टरबाइन में जाएगा, फिर रीहीट होने के लिए जाएगा, फिर आईपी टरबाइन में जाएगा, वहाँ से एलपी टरबाइन में जाएगा और कंडेंसर से फिर हॉट वेल में चला जाएगा। इस पेज में कंडेंसेट साइकिल डिटेल वर्जन में दिखाया गया है, हॉट वेल से लेके डीएरेटर तक, इसे कहते हैं हम लोग कंडेंसेट साइकिल। रास्ते में जो कुछ भी आएगा सब कंडेंसेट सिस्टम, कंडेंसेट साइकिल के अंदर आएगा। यहाँ पर सारे लाइन दिखाए गए, सो कंडेंसर से स्टार्ट करेंगे। कंडेंसर में कौन सा लाइन एंटर कर रहा है, एक लाइन ये दिख रहा है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों कंडेंसर में आके इन कर रहा है। ये दोनों एक्चुअल में मेकअप है, जो भी मेकअप वाटर रिक्वायर्ड होगा वाटर स्टीम साइकिल में वो यहीं पर ऐड किया जाएगा मेकअप के थ्रू। दो मेकअप लाइन दिया गया है, एक मेकअप है नॉर्मल मेकअप और एक मेकअप कहलाता है इमरजेंसी मेकअप। ये इमरजेंसी मेकअप लाइन होगी, ये नॉर्मल मेकअप लाइन होगी। इमरजेंसी मेकअप आता है कंडेंसेट स्टोरेज पंप से, उसकी एक अलग सेपरेट टैंक होती है, और नॉर्मल मेकअप आता है डीएम ट्रांसफ़र पंप से, डीएम ट्रांसफ़र पंप से इसकी डीएम मेकअप टैंक अलग सेपरेट होती है। इन केस डीएम मेकअप पंप काम नहीं कर रहा, फेल कर रहा, उस केस में हम लोग इमरजेंसी मेकअप लाइन को भी लाइन अप करा के मेकअप ले सकते हैं। सो मेकअप क्लियर हो गया। उसके बाद कंडेंसर में हॉट वेल में वाटर कलेक्ट हो रहा है, हॉट वेल में ही मेकअप आएगा। यहाँ पर वाटर कलेक्शन होने के बाद एक कॉमन हेडर से निकल के 3 हेडर में जाएगा। ये देखेंगे 3 हेडर में जो जा रहा है सबसे पहले ये आएगा, ये है इनलेट वाल्व। मैनुअल वाल्व होता है सीपी का, सीपी का मैनुअल वाल्व ओपन लाइनअप किया रहता है। उसके आगे ये सर्किल जैसा दिख रहा है, ये है स्ट्रेनर, जहाँ पर एक मैश जाली जैसा रहेगा, जिससे पास करने के बाद जो भी बड़े डायमीटर वाले जो वेस्ट पार्टिकल फॉरेन पार्टिकल इन्वॉल्व होंगे वो सब सेपरेट हो जाएंगे। वहाँ से आगे जाने के बाद ये सीपी में एंटर करेगा, सीपी में सीपी के रनिंग के कारण प्रेशर जनरेट होगा और ये आगे की तरफ निकलेगा। आगे निकलने के बाद यहाँ पर एक और लाइन दिख रहा होगा, ये ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ एंटर किया, मैनुअल इनलेट वाल्व हो गया, इनलेट हो गया। उसके बाद स्ट्रेनर में पास किया जहाँ क्लीनिंग हुई, जो भी बड़े फॉरेन पार्टिकल है उसको ट्रैप कर दिया। उसके बाद जाने के बाद पंप में गया, पंप से निकलने के बाद ये एक लाइन है जो सेपरेट होती है, ये है रिसर्कुलेशन। किसी भी पंप में हम लोगों को पता है कि रिसर्कुलेशन लाइन बहुत ही नेसेसरी है पंप को डैमेज से बचाने के लिए। सो ये आगे जाने के बाद एक डायरेक्टली ऐसे चली जा रही है और एक रिसर्कुलेशन लाइन से वापस से ये हॉट वेल में चली जाएगी। इस वाले में देख लेंगे ध्यान से, आगे की तरफ जाएगी और ये अपने डिस्चार्ज वाल्व से होकर मेन लाइन में चली जाएगी और एक लाइन निकल के वापस से हॉट वेल में चली जाएगी। डायग्राम में यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, ये निकल के रिसर्कुलेशन लाइन हॉट वेल में जाएगी। तीनों का हेडर कॉमन होगा, कॉमन हेडर बनने के बाद ये आगे की तरफ जाएगा और टोटल वाटर जो है वो जीएससी से पास करेगी। जीएससी मतलब हो गया ग्लैंड स्टीम कंडेंसर। कभी अगर इसे सर्विस में नहीं रखना है तो एक बाईपास लाइन भी दिया होता है, जिससे हम लोग बाईपास करके आगे की तरफ वाटर को ले जा सकते हैं। ये आगे की तरफ जाने के बाद एक लाइन होगी जहाँ से ये दोबारा से रिसर्कुलेशन होके बैक टू हॉट वेल आ जाएगी। ये जो लाइन है इसको कहते हैं हम लोग मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन या जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन। ये प्रोवाइड किया गया है ताकि हम लोग एक हेल्दी फ्लो मेंटेन कर पाएँ जीएससी के थ्रू। जीएससी में स्टीम कंडेंसर है, अगर उसमें वाटर नहीं पास करेगा तो वो ओवर हीटिंग हो सकती है और डैमेज हो सकती है। इसके लिए हम लोगों ने एक रिसर्कुलेशन लाइन एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है जहाँ से वाटर का फ्लो मेंटेन किया जा सके। सपोज़ कभी डीएरेटर में फ्लो की रिक्वायरमेंट घट गई है तो इस डायरेक्शन में जो फ्लो होगा वो लेस हो जाएगा, बट हमें फिर भी जीएससी से एक मिनिमम फ़्लो चाहिए होगी। उस मिनिमम फ़्लो को मेंटेन करने के लिए हम लोग फ़्लो को डाइवर्ट कर देंगे इस डायरेक्शन में और दोबारा से हॉट वेल में भेज देंगे। इस तरह से जीएससी में एक मिनिमम फ़्लो हमेशा अचीव किया जा सकता है। सो यहाँ से आगे जाने के बाद ये रिसर्कुलेशन लाइन होगी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ऑपरेट करेंगे, या ऑटो में रहता है वो जीएससी में कितना फ़्लो मिनिमम रखना है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट होता रहता है। ये आगे जाएगी और ये लाइन सीपीयू से होते हुए जाएगी और एक बाईपास लाइन होगी। सीपीयू कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट हो गया, इसमें केमिकल ट्रीटमेंट हो रही है वाटर की। केमिकल ट्रीटमेंट होने के बाद ये आगे जाएगी और आगे जाने के बाद ये एक स्टेशन में जाती है जहाँ 3 पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ से ये वाल्व्स के थ्रू होते हुए
एक कॉमन हेडर बनाती है। इस मेन वाल्व, इस स्टेशन वाल्व का काम ये है कि ये कंट्रोल करता है फ्लो को, कितना फ्लो डीएरेटर को चाहिए। ये डीएरेटर लेवल कंट्रोल स्टेशन भी कहलाता है, या फिर कंडेंसेट कंट्रोल स्टेशन भी इसे कहते हैं। यहाँ से निकलने के बाद ये कॉमन हेडर होके ड्रेन कूलर में आती है। ड्रेन कूलर से पास करने के बाद जहाँ स्लाइड से हीटिंग हो रही है, ये एलपी हीटर 1, 2 एंड 3 में जाती है। 1, 2 एंड 3 में पास कर गई, वहाँ हीटिंग होगी। हीटिंग होने के बाद फाइनल जब ये निकल के आएगी तो ये ऊपर चली जाएगी 35 मीटर में, जहाँ डीएरेटर रखा है। डीएरेटर टैंक में एंटर करेगी। यहाँ डीएरेटर टैंक में ऊपर से स्प्रे होता है, हम डीएरेटर वाली वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके हैं। ऊपर से स्प्रे होता है और नीचे से स्टीम एंटर करती है, जहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होती है, जिस कारण से जो भी डिजॉल्व गैसेस है वो कंटिन्यूसली वेंट आउट होती रहती है। और फाइनली जो डिजॉल्व गैसेस सेपरेट हो जाने के बाद ये फीड स्टोरेज टैंक में कलेक्ट होती है। यहाँ तक जो साइकिल हुआ हमारा, ये कंडेंसेट साइकिल कहलाया। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक हॉट वेल में मेकअप लेना इमरजेंसी लाइन से और नॉर्मल लाइन से। दूसरा सीईपी के लाइनअप देख लेंगे, यहाँ पे इनलेट वाल्व है, स्ट्रेनर है, सीपी पंप है, रिसर्कुलेशन लाइन है और डिस्चार्ज वाल्व है। फिर कॉमन हेडर से आगे जाना, कॉमन हेडर से आगे जाने के बाद जीएससी में जाना, जीएससी से आगे सीपीयू में जाता है और बीच में एक मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन है, जिसे हम लोग जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन भी कहते हैं। सीपीयू से पास कर सकते हैं या बाईपास भी करके जा सकता है। फाइन ट्यूनिंग हो रही है, पॉलिशिंग हो रही है यहाँ पर केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू। इसके बाद पूरा ये आ गया हमारा डीएरेटर लेवल कंट्रोल स्टेशन, और वहाँ से फिर एलपी हीटर 1, 2 एंड 3 के फाइनल होने के बाद डीएरेटर में आके सेपरेशन प्रोसेस में पार्ट हो गया। इस पूरे कंडेंसेट साइकिल का जो हार्ट ऑफ द साइकिल है वो है सीईपी, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। हार्ट मतलब हो गया पंप करने का जो मेन फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जिस इक्विपमेंट पे होगा, यहाँ पर वो है सीईपी। और यही प्रेशर जनरेट करता है, जिस कारण से हमारा फ्लो हो पाता है हॉट वेल से लेकर डीएरेटर तक। इस स्लाइड में हम लोग फीड वाटर साइकिल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फीड वाटर साइकिल स्टार्ट होता है डीएरेटर से, यहाँ से स्टार्ट होकर ये जाता है ड्रम तक। सो डीएरेटर से ड्रम तक जो वाटर होगा उसे फीड वाटर कहेंगे, और इस साइकिल को फीड वाटर साइकिल या फीड वाटर सिस्टम कहेंगे। वन बाय वन हम लोग देखेंगे। डीएरेटर से, डीएरेटर तक कंडेंसेट साइकिल था और वहाँ पर आकर फीड स्टोरेज टैंक में वाटर कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होने के बाद ये नीचे 3 डिफरेंट लाइन से नीचे की तरफ सक्शन लिया जाता है। लेने के बाद ये जाता है बीएफपी में, बॉयलर फीड पंप। यही मेन पंप है पूरे पावर साइकिल का। ये प्रेशर जनरेट करता है और प्रेशर जनरेट करके ये आगे एक कॉमन हेडर में डिस्चार्ज कर देता है। बीएफपी में 2 बीएफपी होती है, टीडी बीएफपी टरबाइन ड्रिवन, और एक होती है मोटर ड्रिवन बीएफपी जो इलेक्ट्रिसिटी पावर से ड्राइव की जाती है। इसमें से 2 बीएफपी टरबाइन ड्रिवन होगी जो स्टीम से चल रहा है, और एक एमडी बीएफपी जो स्टैंड बाय में रहता है, जो इलेक्ट्रिक पावर से चलेगा। नाउ अगर ये दोनों में से कोई एक फेल करेगा तो ये ऑटो स्टार्ट होगा और ड्रम लेवल को मेंटेन करेगा, मतलब साइकिल को ये लाइव रखेगा। इस लाइन में ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है। यहाँ से निकलने के बाद डीएरेटर से, मतलब फीड स्टोरेज टैंक से लाइन निकलने के बाद क्या हो रही है, यहाँ एक एडिशनल लाइन आ रही है जो डोजिंग लाइन है। अमोनिया डोजिंग या हाइड्रोजन डोजिंग यहाँ पर हो रही है। ये लो प्रेशर डोजिंग भी कहलाती है। सो डोजिंग लाइन तीनों लाइन में अलग अलग इन कर रही है। और ये उसके बाद नीचे जब आ जाता है बीएफपी के सामने, यहाँ पर स्ट्रेनर है। ये स्ट्रेनर है जिससे पास करती है, जहाँ पे वाटर की क्लीनिंग होती है, मतलब जो भी लार्ज डायमीटर के फॉरेन मटेरियल है यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद ये इनलेट वाल्व में जाएगा। इनलेट वाल्व से होने के बाद ये बूस्टर पंप में जाता है। ये जो दिख रहा है येलो कलर का स्ट्रिप, ये बूस्टर पंप है। ये बूस्टर पंप एक प्रेशर जनरेट करता है, जो प्रेशर एनपीएसएच प्रोवाइड करने में हेल्प करता है मेन पंप के लिए। ये प्रेशर बनता है सक्शन, बीएफपी का सक्शन प्रेशर बन जाता है। और फाइनली जब बीएफपी डिस्चार्ज करती है हाई प्रेशर में, लगभग 200 kg पर सीएम स्क्वायर के प्रेशर में, ये फाइनल हेडर में वाटर को पुश करती है अकॉर्डिंग टू लोड। अगर ज़्यादा लोड है, ज़्यादा प्रेशर है साइकिल में, तो ज़्यादा प्रेशर में देगी, और कम लोड में, लो लोड के केस में थोड़े लोअर प्रेशर में देगी। बट इतना सफिशिएंट प्रेशर होना चाहिए ये ड्रम में वाटर सेंड कर पाए, मतलब ड्रम प्रेशर से ये हमेशा 5 to 10 kg ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करेगी। ये फिर उसके बाद निकल के आएगा। निकलने के बाद ये एक कॉमन हेडर बना लिया डिस्चार्ज वाल्व से अपने। कॉमन हेडर बनाने के बाद ये आगे की तरफ लाइन जाएगा, और यहाँ 3 पैरेलल लाइंस में ये डिवाइड हो जाएगा। एक पैरेलल लाइन है जो इंटर कर जाएगी एचपी हीटर 5A में। ये यू ट्यूब
बेंड से बंच ऑफ यूट्यूब से पास करके आगे निकलेगा, फिर HP6A में जाएगा, यहाँ पर भी ये बंच ऑफ यूट्यूब से पास करके आगे निकलेगा और हीटिंग होगी स्टीम के, एक्सट्रैक्शन स्टीम का यूज़ करता है ये हीटिंग के लिए। उसके बाद सेम वे में इधर की तरफ भी गया, वाटर हीटिंग हुआ, यूट्यूब बंच से निकला, फिर 6B में गया, वाटर हीटिंग हो रही है, यूट्यूब बंच से निकल के फाइनल आगे की तरफ एक वाल्व से पास करने के बाद ये आउटलेट हेडर में चला गया। इसके बीच में एक लाइन देखेंगे, ये लाइन है, ये बाईपास लाइन है, ये बाईपास लाइन आगे की तरफ इस तरह से जाके फाइनली मिल गई। कभी अगर हमें HP हीटर को आउट करना होगा उस केस में बाईपास लाइन को चार्ज करेंगे। ध्यान से देखना है कि बाईपास लाइन दो है, एक बाईपास लाइन कहलाती है 100% बाईपास लाइन। ये अगर दोनों सेट ऑफ HP हीटर को बाईपास करना है तो इस लाइन को चार्ज करेंगे, इसकी डायमीटर ज़्यादा होती है, सो ये फ्लो 100% फ्लो को बाईपास कर सकता है। और एक है 50% बाईपास लाइन। इस केस में कि अगर दो HP हीटर को एक सेट को मतलब कि आउट करना है, उस केस में हम लोग 50% बाईपास लाइन को चार्ज करेंगे, जो 50% फ्लो को हैंडल कर सकता है आसानी के साथ। सो फाइनल यहाँ पर कलेक्ट हो गया तीनों। अगर नॉर्मल केसेस में क्या हो रहा है कि HP हीटर के थ्रू होकर वाटर आ रही है, फीड वाटर आ रही है, उस केस में बाईपास बंद रहेगा। ये कलेक्ट होने के बाद आगे की तरफ जाकर चली जा रही है फीड कंट्रोल स्टेशन में। फीड कंट्रोल स्टेशन में दो लाइन हमें दिख पा रही है। एक लाइन जो 100% लाइन है, ये 100% वाटर को अलाउ करती है। नॉर्मल रनिंग केस में ये पूरी तरह से लाइन अप रहती है, मतलब ओपन कंडीशन में रहती है और सारा फीड वाटर इस थ्रो से होके जा रहा होता है। और एक लाइन है जो 30% लाइन है, ये 30% लोडिंग लाइन तक को हैंडल कर सकता है। ये हम लोग लाइट अप के टाइम में ड्रम लेवल को आसानी से कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर दो मोड भी होता है ड्रम लेवल कंट्रोल करने का, एक कहलाता है DP मोड और डिफरेंशियल प्रेशर मोड, और एक फीड वाटर मोड। फीड वाटर मोड मतलब 100% वाली लाइन से हमारा टोटल फीड वाटर क्रॉस कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। सो यहाँ आने के बाद ये फीड कंट्रोल स्टेशन हो गया। फीड कंट्रोल स्टेशन से आगे जाने के बाद ये इकोनोमाइज़र के इनलेट वाल्व में इंटर करती है। इकोनोमाइज़र के इनलेट वाल्व में इंटर करके इकोनोमाइज़र कॉइल्स में जाती है, जो हमारा सेकेंड पास में फ्ल्यू गैस फायरिंग जोन से बाहर है बट फ्ल्यू गैस के जोन में है। यहाँ पर हीटिंग हो रही है वाटर की, हिट होने के बाद ये इसी को कहते हैं प्री हीटिंग ऑफ फीड वाटर। ये दो लाइन निकलती है दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट, और ड्रम में इंटर कर जाती है। ड्रम में इंटर करने के बाद यहाँ पर वाटर कलेक्ट होती है नीचे के साइड में, और ड्रम में एक साइकिल है जिसे रिसर्कुलेशन साइकिल ऑफ ड्रम कहते हैं, और ऊपर में स्टीम कलेक्ट हो जाएगी, नीचे में वाटर कलेक्ट हो जाएगा। सो ये पूरी साइकिल हमारी हो गई फीड वाटर साइकिल, जो स्टार्ट हुई डीएरिएटर से और एंड हुई है ड्रम में। डीएरेटर से स्टार्ट होकर एंड ड्रम तक पहुंचाने में जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस पंप का, वो है बॉयलर फीड पंप, BFP। यही हार्ट ऑफ द फीड वाटर साइकिल कहला जाएगी, क्योंकि ये पंप कर रहा है डीएरेटर से ड्रम तक। और रास्ते में क्या क्या मिला है, HP हीटर्स मिला है 2 सेट, और फीड कंट्रोल स्टेशन मिला है, इकोनोमाइजर से भी वाटर पास की है, और फाइनली ड्रम में कलेक्ट हो गई। ड्रम में आने के बाद वाटर जो नीचे कलेक्ट हुई थी वो नीचे की तरफ डाउन कमर के थ्रू जाएगी, एक्सटर्नल साइड से, फर्नेस के बाहर से डाउन कमर्स के थ्रू नीचे की तरफ जाएगी। नीचे की तरफ जाने के बाद सपोज ये ड्रम है, ड्रम में वाटर कलेक्ट हो गई नीचे की तरफ, डाउन कमर से नीचे जा रही है एक्सटर्नल ऑफ द फर्नेस। जाने के बाद एक सक्शन मैनिफोल्ड बना रही है, सक्शन मैनिफोल्ड के जस्ट नीचे लगा है BCP, बॉयलर सर्कुलेशन पंप। ये प्रेशर जनरेट करता है और ये फिर नीचे की तरफ थोड़ा प्रेशर इंक्रीज करा के बॉटम रिंग हेडर के पास टोटल वाटर को सेंड कर देता है। ये एरिया जहाँ इसे कहते हैं बॉटम रिंग हेडर, ये फर्नेस के नीचे लोअर मोस्ट पार्ट में होता है, और ये एक रिंग जैसा होता है, मतलब फर्नेस के चारों तरफ इस तरह से राउंडेड होता है, जिसमें वाटर आने के बाद कलेक्ट हो गई। बॉटम रिंग हेडर से फिर क्या हो रहा है, वो जो बॉटम रिंग हेडर मार्क कर देंगे हम लोग कि बॉटम रिंग हेडर ये हो गया। बॉटम रिंग हेडर से पतले पतले ट्यूब्स है जो वॉल्स बना रहे हैं फर्नेस के चारों तरफ के। ये रेयर साइड वॉल हो गया, लेफ्ट साइड, राइट साइड। सो फर्नेस के सारे हीट को यूटिलाइज करने के लिए बॉटम रिंग हेडर से पतले पतले राइजर ट्यूब्स बनते हैं, और यही राइजर ट्यूब्स फर्नेस का चारों साइड का वॉल बनाता है। जो कुछ भी फर्नेस के अंदर फायरिंग हो रही है उसका ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और चारों साइड का वॉल बनाते हुए ये ऊपर की तरफ राइज करेगा, और ऊपर आने के बाद फाइनली ये सेपरेट हेडर बनाएगा, रेयर हेडर, फ्रंट हेडर, लेफ्ट हेडर एंड राइट हेडर। सो ये पूरा कलेक्ट हो गया। कलेक्ट होने के बाद यहाँ से ये जो राइजर ट्यूब में जो स्टीम कन्वर्जन हुआ वाटर टू स्टीम, वो सारा निकल के दोबारा से ड्रम के टॉप में चला जाएगा मल्टीपल हेडर्स से, और ड्रम में स्टीम का सेपरेशन होगा। स्टीम का सेपरेशन होने के बाद ड्रम से के टॉप से निकलेगी स्टीम, जो कि जाएगी हमारे सुपर हीटिंग के लिए।
सो ड्रम के साइकिल को अच्छे से अगर देखेंगे तो ड्रम से जा रहा है डाउन कमर के बाद वो चला गया बीसीपी बॉयलर सर्कुलेशन पंप, वहाँ से गया बॉटम रिंग हेडर से फर्नेस के अंदर घुसा है स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स से, मल्टीपल ट्यूब्स के थ्रू, राइजर ट्यूब्स जिसे कहते हैं, वहाँ पे स्टीम में कन्वर्जन स्टार्ट हो गई है। वाटर वॉल्स भी बनाते हैं, ये पूरे के पूरे राइजर ट्यूब्स मिलके ही फर्नेस के वॉल बन रहे हैं, और फाइनली वो टॉप में कलेक्ट हो रहा है ड्रम में, जहाँ पर स्टीम एंड वाटर की सेपरेशन हो रही है। अब ड्रम से स्टीम निकलने के बाद सुपर हीटिंग कॉइल्स में जाती है। सुपर हीटिंग कॉइल में डिफरेंट सुपर हीटिंग कॉइल होती है। सबसे पहले LTSH लो टेम्परेचर सुपर हीटिंग कॉइल होगी, उसके बाद डिविजनल कॉइल हो गया, डिविजनल के बाद फाइनल प्लेटेंट सुपर हीटिंग कॉइल्स में जाएगा। वहाँ पर सुपर हीटिंग पूरी हो जाती है, बाद स्टीम दो डिफरेंट हेडर में कलेक्ट होती है और वो बनती है MS लाइन, MS लेफ्ट लाइन और MS राइट लाइन। ये दोनों दो लाइन बन गई, MS लेफ्ट एंड राइट। सो वहाँ से निकलने के बाद स्टीम आगे की तरफ गई है और निकल के ये जा रही है अब HP टरबाइन में इंटर होने के लिए और टरबाइन को वर्क डन करने के लिए। सो HP टरबाइन में जो इंटर होने के लिए जा रही है, ये एक लाइन हो गई और ये दूसरी वाली लाइन हो गई, रेड कलर की जो लाइन देख रही, ये यहाँ से जा रही है लेफ्ट एंड राइट। और ये निकल के जाने के बाद बॉयलर साइड में ही एक बड़ा सा वाल्व होता है जिसे बॉयलर साइड मेन स्टीम स्टॉप वाल्व कहा जाता है। ये देख सकते हैं 109 MSV 109 एंड MSV 101, ये एक काफ़ी बड़ा सा वाल्व होता है जो बॉयलर साइड के स्टॉप वाल्व कहला सकते हैं। मेन स्टीम लाइन का स्टॉप वाल्व हो गया, वहाँ से ये लाइनअप रहता है, ये आगे की तरफ बढ़ता है। टरबाइन साइड में आने के बाद ये स्टॉप वाल्व में जाता है HP टरबाइन स्टॉप वाल्व में, और उसके बाद कंट्रोल वाल्व में जाता है, और कंट्रोल वाल्व से कंट्रोल होते हुए ये दोनों साइड से टरबाइन के अंदर इंटर करती है, जहां स्टीम टरबाइन ब्लेड से पास करके टरबाइन को रोटेट करती है, और फाइनली एग्जॉस्ट भी दोनों साइड से निकल के कलेक्ट होके एनआरवी के थ्रू होके दोबारा से रिटर्न आता है, और ये रिटर्न आकर फिर बॉयलर में रीहीट के लिए चला जाता है। सो इम्पॉर्टेंट क्या क्या ये देखेंगे, MS लाइन हो गया हमारा, MS लाइन हो गया दो, MS लाइन लेफ्ट एंड MS लाइन राइट, और ये हो गया MS लाइन का स्टॉप वाल्व बॉयलर साइड का। फिर HP टरबाइन का दो स्टॉप वाल्व हो गया दोनों साइड का, कंट्रोल वाल्व हो गया HPCV1 एंड HPCV2, और उसके बाद टरबाइन स्टीम में एंटर करके फिर फाइनली जब एग्जॉस्ट बनने के बाद निकलती है CRH लाइन कहला गया वो। CRH लाइन का एक CRH NRV हो गया, वहाँ से निकलने के बाद दोबारा स्टीम आएगी और रीहीटर कॉइल में जाएगी, और रीहीट होने के बाद ये HRH बनेगी, HRH लाइन बनेगी, और HRH लाइन भी दो बनती है, एक लेफ्ट एंड एक राइट। सो ये HRH लाइन ऐसे आगे गई और ये चली जाएगी IP टरबाइन के सेंटर में, लेफ्ट एंड राइट। IP टरबाइन में इंटर करने से पहले भी स्टॉप वाल्व होगा और कंट्रोल वाल्व होगा दोनों साइड का। इंटर करने के बाद सेंटर में ये दोनों साइड अमाउंट में बढ़ के जाएगी एक्सपेंड होते हुए, और टरबाइन ब्लेड्स को से पास करेगी, टरबाइन ब्लेड को रोटेट करेगी, और दोनों साइड में इसका कलेक्शन होगा एग्जॉस्ट स्टीम का, और फाइनली जो एग्जॉस्ट स्टीम कलेक्ट होगा वो दोनों साइड से निकल के चला जाएगा LP टरबाइन के सेंटर में। LP टरबाइन के सेंटर में जाके वहाँ पर भी दोनों साइड एक्सपेंशन होगा, और जो एक्सपेंड होने के बाद फाइनल स्टीम होगी वो मेन लाइन वाली स्टीम जो है वो कंडेंसर में डंप हो जाएगी। ध्यान से देखना है कि इस डायग्राम में बहुत कुछ और दिखाया गया, हमें फोकस मेन करना है MS लाइन पे, MS लाइन लेफ्ट, MS लाइन राइट, उसके बाद CRH पे, CRH लाइन लेफ्ट एंड राइट, ये रिटर्न जा रही है, और फिर HRH बन के वो वापस आ रही है, HRH लेफ्ट, HRH राइट। सो इनका जो फ्लो होगा, पहले MS लाइन बॉयलर के फाइनल सुपर हीटर से निकल के लेफ्ट एंड राइट की दो लाइन आएगी, HP टरबाइन में इंटर करेगी। इसमें इंटर होने से पहले बॉयलर साइड का MSV स्टॉप वाल्व मिलेगा, और फिर टरबाइन का खुद का स्टॉप वाल्व होगा दोनों साइड का, लेफ्ट एंड राइट का, और कंट्रोल वाल्व भी होगा दोनों साइड का। उसी तरह से एग्जॉस्ट निकलेगा, CRH लेफ्ट एंड राइट बनेगा, CRH लाइन जाकर बॉयलर के रीहीटर में घुसेगी, और रीहीट होने के बाद HRH लेफ्ट एंड राइट बनेगा, जो आएगी IP टरबाइन में और एंटर करेगी सेंटर में और दोनों तरफ एक्सपेंड करेगी। सो HP टरबाइन वन साइडेड होता है, बट IP टरबाइन बायलैटरल होता है, दोनों साइडेड होता है, ताकि जनरल हमारा ये है कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि टरबाइन का एक्सियल लोड बैलेंस कर पाए। सो LP टरबाइन एंड IP टरबाइन ये दोनों बायलैटरल होता है, मतलब दोनों साइड स्टीम इसकी एक्सपेंड करती है और सेंटर में इंटर करती है स्टीम।
और उसके बाद क्या हो रहा है, आईपी टरबाइन एलपी, इसके बाद आईपी टरबाइन से स्टीम निकल के क्रॉस ओवर पाइप्स के थ्रू एलपी टरबाइन में इंटर कर जाती है। और एलपी टरबाइन की जो फाइनल स्टीम निकलेगी, फाइनल स्टेज का जो एक्सपेंशन स्टीम होगा वो डायरेक्टली कंडेंसर में गिरेगा, जहाँ कंडेंसर में वो CW वाटर के थ्रू कूल की जाएगी और फिर उसे हॉट वेल में कलेक्ट कर लिया जाएगा और साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। स्टॉप वाल्व और कंट्रोल वाल्व काउंट कर लेंगे। ये हो गया स्टॉप वाल्व बॉयलर साइड का, ये स्टॉप वाल्व हो गया एचपी टरबाइन का, उसका ही कंट्रोल वाल्व हो गया, ये स्टॉप वाल्व हो गया आईपी टरबाइन का, और ये कंट्रोल वाल्व हो गया आईपी टरबाइन का। एलपी टरबाइन में ऐसा कुछ नहीं होता, जितनी भी स्टीम है वो सारी की सारी इसमें जाएगी। अब यहाँ पर एक्सट्रैक्शन लिया जाता है। एचपी टरबाइन से कोई भी एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता, कोई भी एक्सट्रैक्शन स्टीम एचपी टरबाइन से नहीं निकाला जाता है। एचपी टरबाइन हाई प्रेशर टरबाइन है, इसमें टोटल स्टीम एंटर करेगी और वर्क डन हमें आउटपुट देगी। बट आईपी टरबाइन में हम कुछ एक्सट्रैक्शंस निकालते हैं, ये एक्सट्रैक्शंस निकल कर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होती है, जैसे कि हमारा डीएरेटर के हीटिंग पेगिंग के लिए, टरबाइन TDBFP के टरबाइन को रन कराने के लिए, और एचपी हीटर में हीटिंग जो रिक्वायर्ड है उसके लिए यूज़ करते हैं। एलपी टरबाइन से एक्सट्रैक्शन निकालते हैं, एलपी टरबाइन की एक्सट्रैक्शन एलपी हीटर के हीटिंग के लिए यूज़ की जाती है। जो एलपी हीटर में हीटिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें जो स्टीम चाहिए वो यूज़ की जाती है। सो एलपी टरबाइन की एक्सट्रैक्शन नंबर 1, 2 एंड 3 एलपी हीटर 1, 2 एंड 3 में जाएगी। आईपी टरबाइन की जो एक्सट्रैक्शन होगी वो जाएगी एचपी हीटर्स में और डीएरेटर के हीटिंग एंड पेगिंग में और TDBFP के रनिंग में। ध्यान देना है कि डीएरेटर के हीटिंग एंड पेगिंग एंड TDBFP के रनिंग के लिए जो स्टीम जा रही है ये दोनों कॉमन एक्सट्रैक्शन स्टीम का यूज़ करता है। सो दोनों की प्रेशर हमेशा ऑलमोस्ट सेम रहेगी। सो स्टीम साइकिल में हम लोगों ने देखा MS एचपी टरबाइन में इंटर करता है थ्रो इमरजेंसी स्टॉप वाल्व एंड कंट्रोल वाल्व। एचपी टरबाइन का एग्जॉस्ट जो CRH बनता है वो वापस से बॉयलर में जाता है, रीहीट होता है और HRH बन के, हॉट रीहीट लाइन बन के आईपी टरबाइन में जाता है। और आईपी टरबाइन का जो एग्जॉस्ट है वो क्रॉस ओवर पाइप के थ्रू एलपी टरबाइन में चला जाता है और एलपी टरबाइन से फाइनली कंडेंसर में स्टीम डंप हो जाती है, जहाँ पर वो दोबारा से कूल करके वाटर में कन्वर्ट कराई जाती है। स्टीम एक्सट्रैक्शंस जो है वो आईपी टरबाइन और एलपी टरबाइन से यूज़ किया जाता है, जो वेरियस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि हीटिंग के लिए और TDBFP के रनिंग के लिए।